क्लास 12। आज हम शुरू करेंगे अतीत में दबे पांव। रचनाकार हैं ओम थानवी जी। ओम थानवी जी साहित्य, सिनेमा, कला, पुरातत्व जैसे विषयों में प्रख्यात थे। इन्हें अपने कार्यों के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 1999 में दैनिक जनसत्ता दिल्ली एवं कलकत्ता के संस्करणों के संपादक के रूप में यह अपना दायित्व संभालते आ रहे हैं और आज भी यह इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में कार्यरत हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पाठ, इसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव। तो जब आपने पाठ को पढ़ा होगा तो शीर्षक का अर्थ समझ में आया होगा कि शीर्षक ऐसा क्यों है, अतीत में दबे पांव। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे एक तरह से हम इतिहास को पढ़ रहे हैं। जो हमने इतिहास में पढ़ा था उसी का कुछ जो विषय है वह हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जब आपने पाठ को पढ़ा होगा तो देखा होगा कि यह कोई कहानी या फिर काल्पनिक कोई घटना नहीं है या फिर रचनाकार ने खुद मनगढ़ंत कोई घटना नहीं बनाई है, बल्कि यह एक यात्रा वृत्तांत है और रिपोर्ट है जिसे कि हम इतिहास से जोड़ सकते हैं। तो यह इतिहास का एक संबंधित विषय है और यह एक यात्रा वृत्तांत के रूप में रचनाकार ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इसमें जितनी भी बातें हैं वह मनगढ़ंत या काल्पनिक नहीं है, सभी बातें तथ्य रूप में मौजूद है। तो अतीत में दबे पांव में लेखक ने ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता को दिखाया है और पाठकों से उसका परिचय करवाया है। क्योंकि हम जब इस पाठ को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि लेखक वहाँ गए थे, क्योंकि ये यात्रा वृत्तांत है तो लेखक वहाँ जाकर उन्होंने जो अनुभव किया, जो देखा, जो अनुभव किया, उसे ही उन्होंने यहाँ लिखा है और पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो यहाँ हम यह नहीं कह सकते हैं कि लेखक ने अनुमान लगाया है, बल्कि अनुभव के आधार पर उन्होंने यहाँ जितने भी तथ्य हैं उन्हें रखा है। तो यह रचना जो है वह ओम थानवी के यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। क्योंकि एक तरह से हम देखेंगे यह यात्रा के दौरान जो उन्हें प्राप्त हुआ उसका एक रिपोर्ट रूप में हम देख सकते हैं, जो अब तक की जानकारी में भारतीय भूमि पर ही नहीं बल्कि विश्व फलक पर मान्य जो प्राचीन सभ्यता है उन्हें दिखाया गया है कि वह कितने सुंदर ढंग से सुसज्जित और सुनियोजित थी और उसे उन्होंने पुनर्जीवित किया है, मानो वो हमारे सामने हम उसे किसी प्रत्यक्ष रूप में हम उसे देख रहे हों। इस तरह से उन्होंने यहाँ उसके बारे में, उस इतिहास के बारे में हमारे सामने रखा है, उसे प्रस्तुत किया है। तो जितने सुनियोजित ढंग से हम देखेंगे कि यह दो जो महानगर है मोहनजोदारो और हड़प्पा बसे हुए थे, उतने ही सुनियोजित ढंग से इस पाठ के माध्यम से, इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखक ने हम तक इसे पहुंचाया है। और कोई भी तथ्य हो, कोई भी बात हो, कोई भी रिपोर्ट हो, उसे उन्होंने जिस रूप में वह उन्हें अनुभव हुआ उसी रूप में हम तक पहुंचाया है। उसमें किसी प्रकार का लाग लपेट या किसी प्रकार की काल्पनिक चीज़ों को उन्होंने वहाँ नहीं रखा है। तो इसमें लेखक ने अपनी जो यात्रा के दौरान जो उन्होंने महसूस किया उसे ही मोहनजोदारो और हड़प्पा के इतिहास को उन्होंने दिखाया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से मोहनजोदारो और हड़प्पा एक सुनियोजित ढंग से बसी हुई एक संस्कृति थी और उसकी जो बसावट के अनुसार ही वहाँ उन्होंने उनका सौंदर्य बोध दिखाया है। और वह सभ्यता के बारे में बताते हैं, उस सभ्यता के बारे में बता रहे हैं कि यह जो सभ्यता थी वह ताकत के बल पर शासित होने की जगह
आपसी समझ से अनुशासित थी। मतलब वहाँ हम ताकत का कोई बल नहीं था, बल्कि आपस की समझ थी जो कि उस सभ्यता को अनुशासित कर रही थी। एक होता है अनुशासन, जो कि ताकत के बल पर प्रभाव डालकर लाया जाता है, और एक होता है जो समझ से, हम अपनी समझ से हम अनुशासित हो जाएं। तो यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह बात यहाँ बताई गई है कि यह जो सभ्यता जितनी सुनियोजित थी, वह उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं था, बल्कि आपसी समझ थी, जिस कारण वे सुनियोजित और अनुशासित थे। और भी बातें बताई है, जैसे कि उसका जो सौंदर्य बोध था वह राज पोषित या फिर धर्म पोषित न होकर वह समाज पोषित था, अर्थात समाज का पोषण करने वाला था उस सभ्यता का सौंदर्य बोध। तो इसमें जितनी भी भव्यता की बात की गई है, जो भव्य रूप दिखाया गया है सभ्यता में, तो वह भी भव्यता जो थी वह भव्यता के रूप में ही थी, आडंबर या फिर दिखावे के रूप में नहीं थी। जो जरूरी है, जो ज़रूरी है उसे ही उस समय की सभ्यता के लोगों ने अपनाया था। यह नहीं कि आडंबर के रूप में, दिखावे के रूप में उसे अपना लिया जाए। जिस तरह से हम आज देखते हैं कि हमें जो ज़रूरी नहीं है वह सब चीज़ें भी हम अपने घरों में या फिर अपने समाज में उसे लाते हैं और अपना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं था उस समय के सभ्यता में। उस समय भी इतनी ऐसी मानसिकता थी कि जो ज़रूरी है उसे ही अपनाया जाए। वह भव्य ज़रूर था, पर आडंबर नहीं था। तो लेखक के विचार से आधुनिक व्यवस्था के आ जाने से जो पुरानी जो संस्कृति है उसकी विशेषताएं जो है वह एक तरह से हम देखेंगे कि आधुनिकता के विकास की भेंट चढ़ गई। मतलब आधुनिकता के विकास के कारण वह जो पुरानी संस्कृति थी वह लुप्त हो गई, जो कि कहीं अभी वर्तमान संस्कृति या सभ्यता से बहुत ही बेहतर सभ्यता या संस्कृति थी। तो यह इस पाठ के माध्यम से रचनाकार ने कहना चाहा है, और इस पाठ में तो पूरी विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से सभ्यता, किस तरह से उस समय सिंधु सभ्यता का केंद्र क्या था। और पाठ में बताया गया है कि जो नगर नियोजन था वह किस तरह से किया गया था, बौद्ध स्तूप जो थे वो कैसे थे, उसके बारे में बताया गया है। और उस समय भी सभ्यता, वो जो सभ्यता थी उसके अंतर्गत भी समाज में संपन्न वर्ग की बस्तियां अलग थी, और निम्न वर्ग या फिर जो नीचे वर्ग की बस्तियां हैं वो अलग थी, और उसका भी प्रमाण उन्होंने दिखाया है और हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ये सब बातें आपको इस पाठ के अंतर्गत मिलेगी। उसके बाद देखेंगे कि उन्होंने और भी कई इमारतों के बारे में बताया है, जैसे कि महाकुंड है और सामुदायिक जो केंद्र है उनके बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये सब इमारतें जो थी उस समय की सभ्यता में थी और कहाँ इसे स्थापित किया गया था और किन कारणों से उन्हें वहाँ स्थापित किया गया था। और क्योंकि उसके पीछे भी कोई कारण थे, वो कारण यहाँ रचनाकार ने हम तक पहुँचाया है। फिर फसलों के बारे में बताया है कि उस समय कौन कौन सी फसलें उत्पादन की जाती थी, उसके बारे में हमें एक जानकारी मिलती है। जल व्यवस्था कैसी थी, पानी की जो निकासी का जो प्रबंध था वह किस रूप में था, किस तरह से उसे सुनियोजित किया गया था। उस समय भी उस समय की सभ्यता में भी इस तरह से सुनियोजित ढंग से उसे व्यवस्थित किया गया था। जबकि हम देखेंगे आज के समय में भी यह इतनी सुंदर ढंग से जल व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में भी अगर वर्षा अधिक हो जाए तो पानी भर जाता है रास्तों में। तो ये किस लिए होता है? यह इसीलिए क्योंकि वहाँ की जो जल व्यवस्था है वह सुंदर ढंग से या फिर जो सुनियोजित ढंग से है उस तरह से नहीं की गई है। तो हम देखेंगे उस समय भी यहाँ पे रचनाकार ने बताया है कि उस समय भी वहाँ की जो जल व्यवस्था थी वह कितनी सुनियोजित थी। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अजायब घर के बारे में बताया गया है कि जो अजायब घर था वह कैसा था, वहाँ किस तरह के जो औजार, किस तरह की चीज़ें वहाँ रखी गई थी, उनके बारे में भी बताया गया है। तो उसके अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय किस तरह वहाँ उस सभ्यता में किस तरह के हथियारों का प्रयोग होता था और
किस तरह से वे लोग रहते थे। तो इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। वैसे तो हमने इतिहास में इनके बारे में पढ़ा है, पर यहाँ भी हम इसे देखेंगे तो क्योंकि लेखक वहाँ जाकर पहुँचकर उसे प्रत्यक्ष रूप से देखकर आया है, तो वह उनके बारे में बहुत अच्छे से अनुभवी तरीके से हम तक उन बातों को पहुँचा रहे हैं। तो इससे हमें ज़्यादा जानकारी मिल रही है। तो यह इस पाठ का मूल भाव या फिर सारांश कह सकते हैं। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने इन्हीं बातों को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। एक तो उन्होंने इतिहास को हमारे सामने फिर से दोहराया है, फिर से हम तक लाने का प्रयास किया है और हमें उसकी जानकारी दी है, और साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से आधुनिक व्यवस्था के कारण जो पुरानी संस्कृति थी, जो बेहतर थी, वह लुप्त हो गई और विकास की भेंट चढ़ गई। तो इसे भी दिखाने का प्रयास लेखक ने यहाँ किया है। धन्यवाद।